आजकल बच्चे पैदा करने की जो तकनीकें हैं वो इतनी तेजी से बदल रही हैं कि सोचना भी मुश्किल है कि आगे क्या-क्या मुमकिन होगा। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जन्म दरें गिर रही हैं, लोग बाद में परिवार शुरू कर रहे हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो मतलब प्रकृति की सीमाओं को ही चुनौती देती हुई सी लगती है। और इसमें शायद सबसे बड़ा या कहूं कि चौंकाने वाला मोड़ वो 2018 का हे जियानकुई मामला था, जब पहली बार जीन संपादित बच्चे पैदा हुए। बिल्कुल। और उस एक घटना ने देखिए विज्ञान, नैतिकता, कानून, समाज सबके सामने बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए। तो आज हम इन्हीं जटिल विषयों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज हम देखेंगे कि ये जो सहायक प्रजनन है, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्शन, उसकी आज क्या स्थिति है। फिर जीन एडिटिंग की बात करेंगे, उसकी ताकत और खतरे, खासकर हे जियानकुई मामले के संदर्भ में। बिल्कुल। और फिर भविष्य की ओर देखते हुए ये कृत्रिम गर्भ, एक्टोजेनेसिस जिसे कहते हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इन तकनीकों के वैज्ञानिक पहलुओं पर, उनसे जुड़ी नैतिक बहसों पर और दुनिया भर में, खासकर चीन और अमेरिका में जो नियम कानून बन रहे हैं, उन पर रोशनी डालते हैं। सही। तो आज हमारा मकसद है इन उलझे हुए विषयों को थोड़ा खोलना, समझना कि क्या हकीकत बन चुका है, क्या अभी भी दूर की बात है। और सबसे जरूरी, इनसे जुड़े जो बुनियादी मानवाधिकार और नैतिक सवाल हैं, वो क्या है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जी। सबसे पहले सहायक प्रजनन यानी असिस्टेड रिप्रोडक्शन की ही बात करते हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं कि दुनिया भर में हर 6 में से एक व्यक्ति को बांझपन का अनुभव होता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। देर से माता पिता बनना, ये भी इस मांग को और बढ़ा रहा है। लेकिन ये मांग बढ़ना एक बात है और इन तकनीकों तक सबकी पहुंच हो पाना वो शायद दूसरी। क्या इसमें कुछ बाधाएं हैं? हाँ, बाधाएं तो कई हैं और काफी बड़ी हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बाधा है लागत। ये इलाज बहुत बहुत महंगे होते हैं। फिर जानकारी की कमी भी है। समाज में इसे लेकर एक तरह की हिचक या कह लीजिए कलंक है, और कई जगहों पर तो कानूनी बंदिशें भी हैं। अच्छा। और ये दिक्कतें देखिए सबके लिए एक जैसी नहीं होती। जो स्रोत हैं वो साफ बताते हैं कि नस्लीय अल्पसंख्यक हों या कम आय वाले लोग, LGBTQ+ समुदाय के लोग हों या विकलांग व्यक्ति, उन्हें अक्सर इन तकनीकों तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तो सीधे सीधे मानवाधिकारों का सवाल बन जाता है। फिर स्वास्थ्य का अधिकार, अपने शरीर पर निर्णय लेने का अधिकार। बिल्कुल। स्वास्थ्य का अधिकार, निर्णय लेने की क्षमता, फिर वैज्ञानिक प्रगति का लाभ पाने का अधिकार, समानता, ये सब बुनियादी मानवाधिकारों से जुड़ा मसला है। ये जो असमानताएं हैं, ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, क्या इन तकनीकों में जैसे IVF में कोई सुधार भी हो रहे हैं जिनसे शायद भविष्य में कुछ मदद मिल सके? हाँ, सुधार तो लगातार हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का इस्तेमाल हो रहा है। AI का? कैसे? वो भ्रूणों के चयन में मदद के लिए। मतलब AI की मदद से ये पहचानने की कोशिश की जाती है कि कौन सा भ्रूण सबसे स्वस्थ है, जिसके सफल होने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और कुछ कंपनियां भी हैं, जैसे TMRW लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी है। वो अंडे और भ्रूण को फ्रीज करने और ट्रैक करने के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम बना रही हैं। ऑटोमेटेड मतलब मशीनों से? हाँ, ताकि इंसानी भूल की गुंजाइश कम से कम हो। इससे सफलता दर बढ़ने की उम्मीद तो है। लेकिन शायद ये नई तकनीकें भी शुरुआत में महंगी ही होंगी। हाँ। और पहुंच का मुद्दा फिर खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये चिंता तो है। नई तकनीकें अक्सर शुरुआत में महंगी होती हैं और उनकी पहुंच सीमित होती है। तो ये देखना होगा कि ये सुधार कितने लोगों तक पहुंच पाते हैं। चलिए अब उस तकनीक पर आते हैं जिसने शायद सबसे ज्यादा हलचल मचाई थी, जीन एडिटिंग, और खासकर वो हे जियानकुई का मामला। हाँ, 2018 का वो मामला। चीन के वो वैज्ञानिक जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने दुनिया के पहले जीन संपादित बच्चे पैदा किए हैं, वो जुड़वा बहनें लुलू और नाना, और बाद में शायद एक तीसरी बच्ची भी थी, एमी। ये खबर तो जैसे आग की तरह फैली थी। बिल्कुल। उन्होंने जो तकनीक इस्तेमाल की वो थी CRISPR-Cas9। ये मूल रूप से DNA को, मतलब हमारे जेनेटिक कोड को बहुत सटीकता से काटने और बदलने का एक आणविक औजार है, कह सकते हैं। और उनका मकसद क्या था ये करने का? उन्होंने कहा क्या था? उनका घोषित लक्ष्य था भ्रूण के खास जीन CCR5 जीन को निष्क्रिय करना।
ये जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसका इस्तेमाल HIV वायरस इंसानी कोशिकाओं में घुसने के लिए करता है। अच्छा। तो हे का तर्क ये था कि अगर इस जीन को बदल दिया जाए तो ये बच्चे HIV संक्रमण के प्रतिरोधी हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कुछ यूरोपीय लोगों में प्राकृतिक रूप से एक जीन वेरिएंट होता है CCR5 डेल्टा 32 जो उन्हें HIV से बचाता है। लेकिन क्या वो वाकई ये कर पाए? मतलब क्या नतीजा वही निकला जो उन्होंने सोचा था या कुछ गड़बड़ हुई? यही पर देखिए विज्ञान की जटिलता सामने आती है। उन्होंने कोशिश तो की थी उस प्राकृतिक डेल्टा 32 वेरिएंट की नकल करने की, लेकिन असल में जो बदलाव हुए भ्रूणों में वो अलग थे। अलग थे? कैसे? उनके संपादन से CCR5 जीन में नए अनपेक्षित म्यूटेशन पैदा हो गए और इन नए म्यूटेशंस का क्या असर होगा ये किसी को पता नहीं था। ओह! और बच्चों में मोज़ाइकिज्म भी पाया गया। इसका मतलब है कि उनके शरीर की सभी कोशिकाओं में एक जैसा जेनेटिक बदलाव नहीं था। कुछ कोशिकाएं संपादित थीं, कुछ नहीं। तो मतलब नतीजा एक जैसा नहीं था पूरे शरीर में? बिल्कुल। और सबसे बड़ा खतरा था ऑफ टारगेट एडिटिंग का, यानी जीनोम में कहीं और जहां बदलाव करना ही नहीं था वहां अनचाहे बदलाव हो जाने का डर। बाप रे! इन सब वजहों से ये पक्का कहना मुश्किल है कि उन बच्चियों को HIV से कोई सुरक्षा मिली भी या नहीं, और ना ही ये पता है कि उनके स्वास्थ्य पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा। और शायद कुछ और भी चिंताएं थी मस्तिष्क वगैरह से जुड़ी। हाँ, कुछ शोधकर्ताओं ने ये चिंता भी जताई थी कि CCR5 जीन सिर्फ HIV से ही नहीं जुड़ा, बल्कि शायद मस्तिष्क के विकास और कामकाज, खासकर याददाश्त वगैरह से भी इसका कोई संबंध हो सकता है। तो वहां भी अनिश्चितता थी। तो जैसे ही ये खबर बाहर आई, दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया हुई? वैज्ञानिकों ने क्या कहा? जाहिर है भारी रोष फैला होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड बॉल्टिमोर जैसे बड़े वैज्ञानिकों ने इसकी बहुत कड़ी निंदा की। हाँ, बिल्कुल। दिलचस्प बात यह भी है कि चीनी अधिकारियों और वहां के वैज्ञानिक समुदाय ने भी फौरन ही इसकी भर्त्सना की। ये नहीं कि उन्होंने बचाव किया हो। सही कहा, चीन ने भी तुरंत दूरी बना ली थी। हे ने अवश्य कोशिश की अपनी सफाई देने की, कहा कि उनका मकसद तो HIV प्रभावित परिवारों की मदद करना था। लेकिन जो आपने बताया उससे तो लगता है कि इसमें कई गंभीर नैतिक उल्लंघन थे। बिल्कुल थे, कई स्तरों पर। पहली बात तो ये कि इस प्रक्रिया की कोई तत्काल चिकित्सा जरूरत नहीं थी। HIV को माँ बाप से बच्चे में जाने से रोकने के सुरक्षित और प्रभावी तरीके पहले से मौजूद हैं, तो ये क्यों किया गया? दूसरी बात, सुरक्षा। जैसा हमने बात की, अनपेक्षित म्यूटेशन, मोज़ेकिज्म, ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, इनके अज्ञात जोखिम बहुत बड़े थे। बच्चों की सेहत को खतरे में डाला गया। और सहमति का क्या मरीजों को पूरी जानकारी दी गई थी? यहीं पर तीसरा बड़ा उल्लंघन आता है। जो सूचित सहमति ली गई वो प्रक्रिया बेहद दोषपूर्ण थी। रिपोर्ट्स थी कि शायद उसमें धोखाधड़ी भी शामिल थी। मरीजों को पूरी जानकारी नहीं दी गई, शायद उन पर दबाव भी डाला गया। ये तो बहुत गंभीर बात है। और सबसे अहम, हे ने जो स्थापित वैज्ञानिक और कानूनी दिशा निर्देश थे उनका खुला उल्लंघन किया। चीन में भी मानव भ्रूण पर शोध के लिए 14 दिन की सीमा तय है, और उस वक्त वंशानुगत जर्म लाइन एडिटिंग, यानी ऐसी एडिटिंग जो अगली पीढ़ियों तक जा सकती है, उस पर तो साफ तौर पर रोक थी। तो उन्होंने सारे नियम ताक पर रख दिए। बिल्कुल। ये सब कुछ बायोएथिक्स की जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जैसे मरीज की स्वायत्तता का सम्मान करना और सबसे जरूरी नुकसान ना पहुंचाना, नॉन मेलेफिसेंस, उन सब के खिलाफ था। और आखिरकार इसका अंजाम क्या हुआ? हे जियानकुई और उनके जो साथी थे उनका क्या बना? सजा हुई? हाँ, सजा हुई। हे जियानकुई को चीन की एक अदालत ने अवैध चिकित्सा अभ्यास का दोषी पाया। उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई गई और भारी जुर्माना भी लगाया गया। 3 साल जेल? जी। और उनके 2 सहयोगी थे, जांग रेनली और किन जिनशो, उन्हें भी कम सजा और जुर्माना हुआ। और उन सभी पर भविष्य में सहायक प्रजनन के क्षेत्र में काम करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत कड़ा सबक था। निश्चित रूप से इस एक घटना ने दुनिया भर के जो नियामक हैं, रेगुलेटर्स हैं, उन्हें हरकत में ला दिया होगा। चीन ने खास तौर पर क्या कदम उठाए इसके बाद? बिल्कुल, चीन ने इस मामले के बाद अपने नियमों को काफी सख्त किया है। 2019 में ही मानव जेनेटिक संसाधनों के प्रबंधन पर नए नियम लागू कर दिए गए थे। अच्छा। फिर 2020 में चीन के सिविल कोड और क्रिमिनल लॉ दोनों में संशोधन करके मानव जीन एडिटिंग और क्लोनिंग पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, और अगर कोई उल्लंघन करता है तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। 7 साल तक की सजा, काफी सख्त। हाँ,
और अभी हाल ही में मतलब जुलाई 2024 में चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे मोस्ट कहते हैं, उसने मानव जीनोम एडिटिंग शोध के लिए नए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश, उनमें क्या खास है? वो दिशा निर्देश साफ तौर पर क्लिनिकल जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग पर रोक लगाते हैं और जिम्मेदार शोध, मानव गरिमा की रक्षा और जो शोध में हिस्सा ले रहे हैं उनके अधिकारों पर बहुत जोर देते हैं। तो चीन एक तरह से अपनी बायोटेक महत्वाकांक्षाओं और सख्त नियमों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या बाकी देश भी इसी दिशा में सोच रहे, ग्लोबल सहमति बन रही है? हाँ, कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी इसका गहरा असर हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने विशेषज्ञ समितियां बनाई। WHO ने? जी, और सभी देशों से अपील की कि वे मानव जर्मलाइन एडिटिंग पर रोक लगाएं। एक वैश्विक रजिस्ट्री बनाने की भी पहल की ताकि ऐसे शोधों पर नजर रखी जा सके। और फिर उन्होंने विस्तृत सिफारिशें जारी की। उन सिफारिशों में मुख्य बात क्या थी? एक मुख्य बिंदु था सोमैटिक सेल एडिटिंग और जर्मलाइन एडिटिंग के बीच साफ फर्क करना। सोमैटिक एडिटिंग वो है जो सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित रहती है, अगली पीढ़ी में नहीं जाती, जबकि जर्मलाइन एडिटिंग अगली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। तो WHO ने कहा कि फिलहाल वंशानुगत जर्मलाइन एडिटिंग पर रोक लगनी चाहिए। और क्या बाकी देश इससे सहमत है? हाँ, चीन के जो नए नियम हैं वो भी काफी हद तक WHO की सिफारिशों और UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों के रुख से मिलते जुलते हैं। तो कम से कम क्लिनिकल जर्मलाइन एडिटिंग को लेकर एक तरह की वैश्विक सहमति बनती दिख रही है कि अभी ये नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये मान लें कि अब इस तरह के प्रयोग पूरी तरह रुक गए हैं या अभी भी कुछ चल रहा है? देखिए, मोटे तौर पर कहें तो क्लिनिकल स्तर पर मतलब इंसानों पर जर्मलाइन एडिटिंग के प्रयोग रुके हुए लगते हैं। नियम सख्त हो गए हैं और वैज्ञानिक समुदाय भी ज्यादा जिम्मेदार और सतर्क हो गया है मामले के बाद। लेकिन कुछ स्रोत ये इशारा करते हैं कि पर्दे के पीछे, खासकर कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कुछ भविष्यवादी विचारक हैं, उनके बीच इस तकनीक को आगे बढ़ाने की इच्छा अभी भी मौजूद है। अच्छा, मतलब वो इसे सिर्फ बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं रखना चाहते। शायद नहीं। वो इसे मानव क्षमताओं को बढ़ाने या एनहांस करने के एक अवसर के रूप में भी देखते हैं। तो वो दबाव पूरी तरह से खत्म हुआ है ये कहना मुश्किल है। ये संतुलन साधना वाकई बहुत मुश्किल लगता है। एक तरफ तकनीक का वादा, दूसरी तरफ खतरे और नैतिक सवाल। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा और भविष्य की ओर देखते हैं। एक और तकनीक है जिसकी आजकल खूब चर्चा होती है, एक्टोजेनेसिस, यानी कृत्रिम गर्भ। ये है क्या असल में? एक्टोजेनेसिस, जिसे आजकल आर्टिफिशियल एमनियन एंड प्लेसेंटा टेक्नोलॉजी या AAPT भी कहा जा रहा है, इसका मूल विचार है गर्भधारण को शरीर के बाहर मतलब कृत्रिम रूप से संभव बनाना। शरीर के बाहर पूरी तरह से? नहीं, यहीं पर समझना जरूरी है। अभी जो तकनीक असल में विकसित हो रही है वो आंशिक एक्टोजेनेसिस है। इसका मुख्य लक्ष्य है उन बच्चों को बचाना जो बहुत ही ज्यादा प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, मतलब समय से बहुत पहले, जैसे 22-23 हफ्ते में ही। वो जो बहुत छोटे होते हैं? हाँ, ऐसे बच्चे कुछ समय माँ के गर्भ में बिता चुके होते हैं। फिर जन्म के बाद उन्हें एक खास तरह के कृत्रिम तरल वातावरण में रखा जाता है जो माँ के गर्भ जैसा माहौल देता है, ताकि उनके अंग, खासकर फेफड़े, ठीक से विकसित हो सकें। अच्छा, तो ये पूरी प्रेगनेंसी बाहर नहीं होती? नहीं, अभी नहीं। भेड़ के बच्चों पर कुछ सफल प्रयोग हुए हैं, जैसे अमेरिका में एक्सटेंड सिस्टम या जापान में EV सिस्टम। ये इसी दिशा में कदम है। ये उस पूर्ण एक्टोजेनेसिस से अलग है जिसमें निषेचन से लेकर जन्म तक पूरी की पूरी प्रक्रिया शरीर के बाहर हो। वो तकनीक तो अभी विज्ञान कथा जैसी ही है। लेकिन चीन में शायद कुछ प्रेगनेंसी रोबोट जैसी बात हुई थी? हाँ, एक अवधारणा पर चर्चा जरूर हुई थी, एक तरह की रोबोट नानी जो प्रयोगशाला में भ्रूणों की निगरानी और देखभाल कर सके। लेकिन वो पूर्ण एक्टोजेनेसिस से अलग है। तो ये जो आंशिक एक्टोजेनेसिस है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसका मुख्य मकसद क्या है? ये क्यों जरूरी हो सकता है? इसका सबसे अहम और तात्कालिक लक्ष्य है बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर जन्मे शिशुओं के बचने की संभावना बढ़ाना और उनके स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाना। अभी उनके लिए क्या होता है? NICU में रखते? हाँ, अभी ऐसे बच्चों को नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU में रखा जाता है, अक्सर वेंटिलेटर पर। लेकिन जब फेफड़े बहुत ही अविकसित हों तो वेंटिलेटर भी खतरनाक हो सकता है। तो APT का विचार यह है कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद हवा में सांस लेने के लिए मजबूर करने के बजाय उसे एक कृत्रिम गर्भ जैसे माहौल में रखा जाए, जहां उसके फेफड़े तरल में ही विकसित होते रहें, ठीक वैसे ही जैसे मां के पेट में होता है।
इससे क्या फायदा होगा? उम्मीद ये है कि इससे मृत्यु दर कम होगी और लंबे समय तक रहने वाली जो विकलांगताएं होती हैं, जैसे फेफड़ों या मस्तिष्क की समस्याएं, वो भी कम होंगी। ये एनआईसीयू केयर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या इसके और भी कुछ संभावित उपयोग सोचे जा रहे हैं इलाज वगैरह के लिए? हाँ, एक और संभावना है जिसे एक्टोजेनेसिस एडेड प्रीनेटल ट्रीटमेंट EAPT कहते हैं। मतलब जन्म से पहले भ्रूण का इलाज कृत्रिम गर्भ की मदद से करना। वो कैसे? सोचिए, अगर किसी भ्रूण में कोई ऐसी शारीरिक समस्या है जिसे ठीक करने के लिए जटिल सर्जरी की जरूरत है, माँ के शरीर के अंदर ये करना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो शायद उसे कुछ समय के लिए कृत्रिम गर्भ में रखकर वो सर्जरी ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी ढंग से की जा सके। ये तो क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन इसके साथ भी तो नैतिक सवाल जुड़े होंगे। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इससे गर्भवती महिला पर ऐसी थेरेपी करवाने का दबाव बढ़ेगा, उसकी अपनी शारीरिक स्वायत्तता का क्या होगा, और फिर वही सवाल, ये तकनीक कितनी सुलभ होगी, कौन इसका खर्च उठा पाएगा, क्या इससे स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता और बढ़ेगी? ये सब बहुत अहम सवाल हैं। और अगर हम एक्टोजेनेसिस और जीन एडिटिंग इन दोनों तकनीकों को मिला दें तो फिर वो डिजाइनर बेबी वाली बहस खड़ी हो जाती है। मतलब अपनी पसंद के गुणों वाले बच्चे तैयार करना। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील नैतिक क्षेत्र है। देखिए, हम पहले से ही प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस PGD जैसी तकनीक इस्तेमाल करते हैं। हाँ, IVF में। हाँ, IVF के जरिए बने भ्रूणों को कुछ गंभीर जेनेटिक बीमारियों के लिए स्क्रीन किया जाता है। भविष्य में जैसे जैसे हमारी जीनोम को समझने और उसे संपादित करने की क्षमता बढ़ेगी, ये संभव हो सकता है कि हम सिर्फ बीमारियों से आगे बढ़कर दूसरे लक्षणों के लिए भी भ्रूणों का चयन या संपादन करने लगें। दूसरे लक्षण जैसे बुद्धिमत्ता, कद या त्वचा का रंग। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बायोएथिस्ट हैं हैंक ग्रीली। उन्होंने तो इजी PGD की एक भविष्यवादी अवधारणा भी पेश की है। इजी PGD वो क्या है? उनका विचार है कि किसी व्यक्ति की त्वचा कोशिका से ही, मतलब स्टेम सेल तकनीक से, प्रयोगशाला में लाखों अंडे या शुक्राणु बनाए जा सकते हैं। फिर उनसे लाखों भ्रूण बनाकर उनमें से जेनेटिक रूप से सबसे अच्छे को चुना जा सकता है। लाखों में से चुनना, इसके नैतिक और सामाजिक परिणाम तो बहुत ही गहरे हो सकते हैं। निश्चित रूप से। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि थेरेपी यानी इलाज और एनहांसमेंट यानी क्षमता वृद्धि के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए। हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है। किसी गंभीर जेनेटिक बीमारी को ठीक करना वो शायद थेरेपी है, सब मानेंगे। लेकिन क्या बुद्धिमत्ता को जेनेटिक रूप से बढ़ाना या आंखों का मनचाहा रंग चुनना, क्या ये भी थेरेपी है या ये एनहांसमेंट है? और अगर ये एनहांसमेंट है तो क्या ये सही है? और फिर समाज पर इसका क्या असर होगा? असमानता बढ़ेगी? बिल्कुल। क्या इससे सामाजिक असमानता और ज्यादा नहीं बढ़ेगी? क्या सिर्फ अमीर लोग ही अपने बच्चों को जेनेटिक रूप से बेहतर बना पाएंगे, जैसा कि गैटाका जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया गया है? हाँ, वो फिल्म याद है। क्या इससे बच्चों को एक वस्तु, एक कमोडिटी की तरह नहीं देखा जाने लगेगा? माता पिता की उम्मीदें, उनका दबाव शायद अवास्तविक हो जाएं? और हमारी विविधता का क्या होगा? मानव विविधता तो हमारी ताकत है। सही बात है। मानव विविधता का क्या होगा, जो हमारी प्रजाति की एक बहुत बड़ी ताकत है? तो इन तकनीकों को विकसित करते समय हमें वैल्यू सेंसिटिव डिजाइन यानी मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर डिजाइन करने की जरूरत होगी। और सबसे जरूरी है कि इन पर व्यापक, खुला और समावेशी सामाजिक संवाद हो, सबकी राय ली जाए। तो आज हमने कई अहम पहलुओं पर बात की। एक तरफ सहायक प्रजनन तकनीकें हैं जो कई लोगों के लिए वरदान है, लेकिन उन तक पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जीन एडिटिंग है, जिसमें बीमारियों के इलाज की अपार क्षमता है, पर इसके साथ भारी नैतिक जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। और हे जियांगकुई का मामला एक गंभीर चेतावनी की तरह हमारे सामने है। हाँ, एक सबक की तरह। नियम कानून बन रहे हैं, वैश्विक सहमति भी बन रही है, लेकिन तकनीक को आगे बढ़ाने का दबाव भी कहीं ना कहीं मौजूद है। जी। और फिर एक्टोजेनेसिस जैसी भविष्य की तकनीकें हैं जो हमारे बच्चे पैदा करने के तरीके को, शायद मातृत्व की परिभाषा को ही पूरी तरह बदल सकती हैं। हाँ, और इन सभी तकनीकों के केंद्र में कुछ बुनियादी तनाव हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। नई खोज और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे साधें, व्यक्तिगत इच्छाओं और समाज पर पड़ने वाले असर के बीच संतुलन कैसे बने, वैज्ञानिक प्रगति को मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों के साथ कैसे जोड़ा जाए। ये वो सवाल हैं जिनके कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं।
इसीलिए जरूरत है कि इन पर लगातार गहराई से और समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए नैतिक विचार विमर्श चलता रहे। हमें रुककर सोचने की जरूरत है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर हम भविष्य में सिर्फ बीमारियों को खत्म करने तक ही नहीं रुकते, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर आने वाली पीढ़ियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों पर सटीक नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो समाज में ऐसे कौन से अनसोचे बदलाव आ सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी कल्पना भी नहीं की है। और क्या मानवता को सुधारने का वाकई कोई एक मतलब हो सकता है, या ये अपने आप में खतरनाक विचार है? सोचने वाली बात है।